आज हम जो लास्ट टाइम पे जो टॉपिक हमने पूरा करवाया था उसके आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से हम दर्पण की चर्चा कर रहे थे और दर्पण में कुछ थोड़ा बहुत हमने बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा था और आज हम उसको आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था कि जो दर्पण होते हैं उन दर्पणों को दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहले वाला जो दर्पण था वो था समतल दर्पण, और इसका दूसरे वाला जो भाग था वो मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया था यहाँ पे, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। ये समतल दर्पण वाला भाग तो पूरा मैंने आपको बता दिया था और आज हम इसके ऊपर बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इसकी किस प्रकार से बनता है, कैसा होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था और आज हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए थे मैंने? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से? जैसे मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूं कि गोलीय दर्पण किसी गोलीय कोष जैसे मान लो कोई गोला है और इस गोले के किसी वक्र पृष्ठीय भाग है, इसको काट करके अलग कर देते हैं और इस कटे हुए भाग पर या तो अंदर की ओर परावर्तक पॉलिश कर दो या इसके बाहर की ओर परावर्तक पॉलिश कर देते हैं, तो प्राप्त होने वाला जो दर्पण है वो एक गोलीय दर्पण होता है। और मैंने ये बताया था कि जो प्राप्त होने वाला जो दर्पण है उसमें अगर हम अंदर वाली सतह पर परावर्तक पॉलिश कर दें तो प्राप्त होने वाला जो दर्पण होगा वो तो होगा उत्तल दर्पण, वो उत्तल दर्पण होगा। और इसके बाद में अगर हम इसी कटे हुए पृष्ठ के ऊपर उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश कर दे तो वह अवतल दर्पण कहलाता है, वह एक अवतल दर्पण कहलाता है। समझ में आया? अब हम इसकी एक तो अवतल दर्पण की बात करेंगे अलग से, फिर हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अब इतनी बात मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता दी थी और इससे आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के जो दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो, फर्स्ट नंबर पे हेडिंग लगाएंगे हम अवतल दर्पण। कि अवतल दर्पण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कि अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण होते हैं जो किसी भी, ऐसे ये इस प्रकार का किसी गोले का कटा हुआ भाग है और इस कटे हुए भाग पर ऊपर उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश कर दे तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो इसकी परिभाषा होगी कि वे गोलीय दर्पण जो वे गोले, एक गोले का किसी कटा हुआ भाग है तो इसमें वे गोले दर्पण जिनमें जो उठाएंगे, जिनमें ऊपर उभरे हुए भाग पर परावर्तक, ऊपर उभरे हुए भाग पर परावर्तक
पॉलिश होती है, ऊपर जैसे ये ऊपर उभरा हुआ भाग है, इसके ऊपर उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश होती है तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये खासियत होती है। अब इस अवतल दर्पण में और हम इसके आगे की चर्चा करें तो ये अवतल दर्पण क्या करते हैं कि अपने ऊपर अवतल दर्पण अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश के किरणपुंज, जैसे ये कोई प्रकाश का किरणपुंज इस अवतल दर्पण पर आपतित होते हैं, इस अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश का किरणपुंज आपतित होता है तो ये अवतल दर्पण क्या करता है कि सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, जैसे कोई यहाँ बिंदु होता है, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, जहां पर प्रकाश की किरणों को सब की सब प्रकाश किरणों को मिलाता है या फोकसित करवा देता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा फोकस बिंदु, ये हमारा एक फोकस बिंदु है। तो ये अब ये प्रकाश किरण जाएगी, ये टकरा करके वापस इस प्रकार से आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश का किरणपुंज आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात वो किसी एक बिंदु पर फोकसित करवा देता है। सब की सब प्रकाश किरणपुंज, पूरी प्रकाश किरण जाएगी तो पूरी की पूरी प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर के फोकसित हो जाती है या मिल जाती है। तो ये एक इसकी विशेषता होती है अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण की विशेषता ये, सबसे पहली विशेषता ये है कि ये प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, एक बिंदु पर मिला देता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसलिए इस दर्पण को एक दूसरा नाम रख दिया अभिसारी दर्पण, इसका दूसरा नाम रख दिया अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों रख दिया? क्योंकि इसमें एक विशेषता है कि आने वाली प्रकाश किरणपुंज जब किसी अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पणों को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन भी है पहले बोर्ड की परीक्षा में। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश का किरणपुंज अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो उन प्रकाश का किरणपुंज को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसलिए इन दर्पणों को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, और फोकस बिंदु को हम एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या एफ के द्वारा इसको दर्शाते हैं। समझ आया? तो एक छोटा सा इसका एक हमने भाग समझा है। और अगर इसकी बात करें हम अवतल दर्पण में, इसका मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, आपको ध्यान में रहेगा कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस बात को देखो, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमने देखी कि अवतल दर्पण क्या होता है कि किसी गोलीय, एक ऐसा गोलीय दर्पण है इसके उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दे तो प्राप्त होने वाला जो दर्पण है वो अवतल दर्पण कहलाएगा।
और अवतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को ये किसी एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, तो उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। और इस एक बिंदु पर फोकसित करने की वजह से इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इस बात को हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए, ये तो एक अवतल दर्पण की छोटी सी बात पूरी हुई। अगर हम उसी प्रकार से उत्तल दर्पणों को देखें कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से होते हैं, उनका कौन सा गुण होता है, वो समझेंगे हम। देखिए, ये तो अवतल दर्पण थे। अवतल दर्पणों का दूसरा नाम हमने रखा था अभिसारी दर्पण। क्यों रखा था? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर रहा था, और जिस बिंदु पर फोकसित करता है हम उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं और एफ के द्वारा दर्शाते भी हैं। देखो, अब इसका मैंने दूसरा भाग बताया था नंबर 2 पे, उसका नाम दिया था उत्तल दर्पण। इसका नाम दिया था मैंने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण होते हैं कि वे गोलीय दर्पण जिसके अंदर धसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश होती है, तो उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे ये ऐसा भी हो सकता है और ये इस प्रकार से घुमा हुआ भी, ये इस तरीके से भी हो सकता है, और इसके अंदर धसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश कर देंगे तो ये भी एक उत्तल दर्पण होता है। मतलब हमको ध्यान ये रखना है कि वे गोलीय दर्पण जिनके अंदर धसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश कर दें तो वे हमेशा उत्तल दर्पण ही होते हैं। अब ये भी उत्तल दर्पण है और ये भी एक उत्तल दर्पण है, दोनों के दोनों हमारे उत्तल दर्पण ही है। ये भी उत्तल दर्पण है और ये भी एक उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण क्या करते हैं, पहले इसको हम परिभाषा लिख लेते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि वे गोलीय दर्पण जिनमें अंदर धसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारे उत्तल दर्पण हुए। अब उत्तल दर्पण की और हम आगे बात करें तो उत्तल दर्पण क्या करते हैं कि इसके ऊपर आपतित होने वाला जो प्रकाश का किरण पुंज है, जैसे ये प्रकाश किरण पुंज है, एक तो देखो इस प्रकार से प्रकाश के किरण पुंज में 2 या 2 से अधिक बहुत सारी रेखाएं होती है, उनको मिले हुए भाग को हम बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। तो हमने इसको दिखाने के लिए 3 रेखाएं ले ली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जानते हैं एक बिंदु होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं फोकस बिंदु एफ। अब ये पूरा होने के बाद हम बताएंगे फोकस बिंदु एफ, इसके और भी बहुत सारे बिंदु होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये उत्तल दर्पण क्या करते हैं कि इनके ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को ये फैला देते हैं। इस प्रकार से ये इस तरीके से फैल जाएगी, ये भी इस तरीके से वापस चली जाएगी। तो ये फैलेगी ऐसे कैसे, दूर फैल जाती है या अपसरित हो जाती है। तो अगर इसको हम पीछे की ओर, इसको एक काल्पनिक बिंदु मानेंगे इसके पीछे की ओर इधर, तो ये किसी बिंदु से ये पूरी जो किरणें हैं जो फैलती है वो किसी एक बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु को बोला जाता है फोकस बिंदु एफ। तो इसलिए उत्तल दर्पणों को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण, वो तो था अभिसारी, अरे ये है अपसारी। अपसारी क्यों कहा? क्योंकि वे उत्तल दर्पण सारे अपसारी होते हैं।
क्योंकि इनके ऊपर आपत होने वाले प्रकाश किरणों को फैलाएंगे। ऐसा नहीं एक जगह मिला देंगे। एक जगह मिलाने वाले कौन होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। फैलाने वाले होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। ये फैलाएंगे इसलिए इनको बोलेंगे इसको अपसारी दर्पण। अब जिन बिंदुओं से फैलेगी और इन रेखाओं को अगर हम पीछे की ओर मिलाएं तो ये किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में निकलती नहीं है, लेकिन हमको क्या होता है कि प्रतीत होती है कि एक फोकस बिंदु F से, तो उस बिंदु क्या बोलेंगे हम? फोकस बिंदु F बोलेंगे। ठीक है, अब इस बात को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है, इसलिए इन्हें अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए, ये तो एक उत्तल दर्पण की बात हुई। हम अब इसकी एक छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं दर्पणों की, हम उन परिभाषाओं को देख लेते हैं जिनका उपयोग हम आगे दर्पणों को पढ़ने में उपयोग होगा। उनकी सहायता से हम अच्छे से दर्पणों को समझ सकेंगे। इसलिए 4-5 छोटी छोटी सी परिभाषाएं बिंदु है, उन बिंदुओं को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है कि कौन कौन से बिंदु। देखिए, ऐसे हम कोई भी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होती हैं वो बातें। वो कौन कौन सी है? तो हम ये इसको अलग से लिख लेते हैं। मुख्य बिंदु के रूप में एक अलग से हम छोटा सा हेडिंग लगा करके हम मुख्य बिंदु लिखेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने एक इस प्रकार, ऐसे हमने एक बड़ा सारा दर्पण बनाया और इस दर्पण को कहेंगे हम अवतल दर्पण। इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये जो दर्पण है वो किसी एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। कोई बड़ा सारा गोला है और उस गोले का एक कटा हुआ पृष्ठ होता है, एक कटा हुआ भाग होता है। तो जिस बड़े सारे गोले का एक कटा हुआ पृष्ठ है, तो उस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा, जिसका ये कटा हुआ पृष्ठ है, उस बिंदु को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। उस बिंदु को हम कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे कि जिस गोले का, एक बड़ा सारा गोला है, उस गोले का एक कटा हुआ भाग है और उस जो बड़े सारे गोला है उसके जो केंद्र बिंदु है उसका हम एक नया नाम रखेंगे, इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। जब हम इसको आगे और पढ़ेंगे ना दर्पणों को, तो उस टाइम पे इनका उपयोग होगा। मैं डायरेक्ट बोलूँगा वक्रता केंद्र, तो आप लोगों को समझना है कि आप किसकी बात कर रहे हो। जिस गोले से ये जो दर्पण बना हुआ है उस गोले का केंद्र बिंदु के लिए बोल रहे हैं। तो इसको हम एक बिंदु के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे, घर पे आप कभी इसका रिवीजन करो, पढ़ो। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को अपन लिखेंगे सी के द्वारा। यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, इस बिंदु के स्थान पर हम लिख देंगे सी। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जिससे गोले के कटे हुए पृष्ठ, जिस गोले के कटे हुए पृष्ठ से
दर्पण बने हुए होते हैं, दर्पण बने हुए होते हैं उस गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इस वक्रता केंद्र के बाद में एक रेखा होती है, ये वक्रता केंद्र है, और इस वक्रता केंद्र के बाद में अगला जो इसमें एक बिंदु है वो ये जो दर्पण होता है ना, ये अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का ये जो भाग है पूरा का पूरा ये, जिससे ये प्रकाश की किरणों का परावर्तन करता है। जैसे मान लो कि ये दर्पण इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन मैंने क्या किया कि इस पूरे पृष्ठ पर पॉलिश न करके मैंने केवल इतने भी पॉलिश की, तो मैं ये जो भाग ऊपर का रह रहा है, नीचे वाला रह रहा है, तो मैं क्या इनको दर्पण के भाग में थोड़ी लूंगा? ये दर्पण की तरह व्यवहार थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो किसी भी दर्पण का जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन करता है जो हिस्सा होता है, तो उस हिस्से का जो सबसे मध्य बिंदु होता है ना, ये सबसे मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। इस मध्य बिंदु को बोला जाता है ध्रुव, बोला जाता है। अगर इसकी हम परिभाषा लिखें, ध्रुव क्या होता है कि दर्पण का सबसे मध्य बिंदु, ये क्या है? इसका मध्य बिंदु है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि दर्पण का या इस वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु ही एक ध्रुव कहलाता है। इस बात को लिख सकते हैं अपने यहाँ, ध्रुव होता है। ध्रुव को हम दिखाएंगे यहाँ पे ओ के द्वारा। मैं बार बार यहाँ ओ लिखूंगा तो आप लोग समझेंगे कि ओ का मतलब क्या है। इस दर्पण का ध्रुव, तो ध्रुव को लिख सकते हैं यहाँ पे वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। एक आगे की बात और देखो, इसमें क्या होता है कि ये ध्रुव और इस वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है, इसके जो बीच की दूरी है ये, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अगर हम एक सामान्य सी बात करें तो ये बड़ा सारा पूरा का पूरा एक गोला होगा, गोला का एक केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु और ये इसकी गोले की परिधि होगी। तो केंद्र बिंदु और परिधि के बीच की दूरी को हम केवल त्रिज्या बोलते थे, और यहाँ से हमने यहाँ पे दर्पण प्राप्त किया है, इसलिए उसी त्रिज्या को हमने बोल दिया वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे क्या वक्रता त्रिज्या को? ये तो पहले वाली बात हो गई, ये 2 नंबर की, और ये आगे लिखेंगे इसके बाद में 3 नंबर के। तो ये लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, इसके जो बीच की दूरी कितनी भी होगी उसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। एक और बात और होती है नंबर 4 पे, वो होता है फोकस बिंदु। एक और होता है फोकस बिंदु। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में कुछ बात की थी कि फोकस बिंदु क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये जो लंबाई होती है, ये दूरी होती है,
इनका सबसे मध्य बिंदु यहाँ पे एक बिंदु होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के सबसे मध्य बिंदु होता है यहाँ, इसको हम F के द्वारा लिखते हैं, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, ये कितना होगा उसका आधा कर देंगे तो फोकस दूरी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिल्कुल मध्य बिंदु ही फोकस बिंदु कहलाता है। तो यह लिख सकते हैं अपन फोकस बिंदु, इसको इधर भी लिखेंगे इसके, इसे ध्यान में रहे हमें। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को ये मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा। तो इतनी सारी बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक बात और होती है, ये तो और भी बिंदु होते हैं कई सारे इसमें, लेकिन आपको आगे बताएंगे, जैसे आते जाएंगे वैसे बताते जाएंगे। यहाँ पे ये लाइन होती है ना, हमने तो केवल इतनी की लाइन की बात की, तो ये लाइन अगर इसको हम और बढ़ा दें आगे, इस प्रकार से लाइन गुजार दें, तो पूरी आर पार ये जो लाइन गुजरती है इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच जाती है, उस सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। जैसे कोई भी हम दर्पण बनाएंगे, जैसे मान लो हमने ये कोई दर्पण बनाया और दर्पण में मैंने एक लाइन ऐसे डाल दी, तो इसे लाइन ऐसे डालेंगे, उस लाइन को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, उसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर 5 पे है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष में क्या होता है, इसको लिख देंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए, वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वास्तव में ये रेखा होती नहीं है कि आप लोग बाजार से है ना जो अवतल दर्पण खरीद करके लेके आओ, उत्तल दर्पण खरीद कर लेके आओ, तो वहां पे ये ऐसा होता नहीं है। हम केवल इसको समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं ऐसे इनको मिलाते हुए, उसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे। जैसे हम इनके आगे और हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, ठीक है ना, और हम आगे वाली जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पे इनको उपयोग करेंगे, हम शब्दों काम में लेंगे कि ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु है, ये मुख्य अक्ष है। तो धीरे धीरे हमारी और समझ अच्छी हो जाएगी इनके ऊपर। देखो मुख्य अक्ष में लिखेंगे कि वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा इनको मिलाते हुए रेखा तो उसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको मिटा देता हूं। अब इस मुख्य अक्ष के बाद में हमारे जो पॉइंट है ये लगभग पूरे हो जाते हैं। जो मुख्य बिंदु मैंने आपको लिखवाए थे, जैसे कोई पॉइंट रहा है उसको हम आगे और बता देंगे। जैसे लेंस और पढ़ने वाले हैं, दर्पण पढ़ने के बाद में लेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे उन बिंदुओं को हम और बताएंगे। ठीक है, अभी तो केवल एक छोटी सी हमने जानकारी पूरी प्राप्त की है, आप इसको नोट कर लो। देखो ये तो केवल हमने कुछ मुख्य बिंदु लिखे थे, इनका हम उपयोग आगे जैसे प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उन प्रतिबिंब जैसे बनता है उस प्रकार की जो बातें हम पढ़ेंगे उनमें इन बिंदुओं को हम उपयोग में लेंगे। देखो अब प्रतिबिंब बनाने से पहले
हम कुछ नियम पढ़ेंगे। जैसे प्रतिबिंब का मतलब होता है, जैसे मेरा प्रतिबिंब किसी उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा, अवतल दर्पण में कैसा बनेगा। तो वो जो प्रतिबिंब बनते हैं तो प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं। ऐसे हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, परावर्तन के नियम पढ़े थे। उसी प्रकार से इन दर्पणों की सहायता से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों को भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के द्वारा हम प्रतिबिंब बनाना भी सीखेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि प्रतिबिंब, अगला हमारा जो बिंदु है प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि जो प्रतिबिंब बनेंगे उसके कुछ नियम होंगे, कुछ नियमों से प्रतिबिंब बनेंगे। देखो जैसे सबसे पहला एक नियम होता है, नियम नंबर 1। आपको नियम अच्छे समझ में आ गए, मान लो इस पाठ का 50% हिस्सा आपके समझ में आ गए। अगर नियम समझ में आ गए तो 50% इस जो प्रकाश वाला पाठ पढ़ रहे हैं उसका 50% हिस्सा आप लोगों के दिमाग में बैठ गया। कोई कठिन नहीं है, आसान से नियम है। जो पहला नियम है वो ये कहता है कि कोई भी, चाहे दर्पण उत्तल हो, चाहे दर्पण उत्तल हो, उत्तल दर्पण, या दर्पण अवतल हो, इसको हम इससे दूसरे तरीके से बना देते घुमा करके इधर समझने के लिए। कैसी कंडीशन ले सकते हैं, ये है अवतल दर्पण। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे दर्पण अवतल हो, उनमें ये इसका मुख्य अक्ष और ये इसका मुख्य अक्ष, थोड़ा सीधा बनाते हैं, उनमें कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, उनमें कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है, चाहे वो उत्तल पर आपतित हो चाहे वो अवतल पर आपतित हो। कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से, ये फोकस बिंदु F एक इधर होगा और इसका एक फोकस बिंदु काल्पनिक इधर होता है। 2 फोकस बिंदु होते हैं किसी भी दर्पण के, एक तो वास्तविक फोकस बिंदु होता है और एक उसका काल्पनिक फोकस बिंदु होता है। उसको हम समझने के लिए बनाते हैं। एक फोकस बिंदु इधर होगा एक फोकस बिंदु इधर होगा। यहां पे क्या होगा कि जब प्रकाश किरण किसी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। ऐसा ही यहां पे होगा, लेकिन ये बात गलत है। क्यों गलत है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण तो फोकस बिंदु F पर प्रकाश किरण को नहीं भेजते, ये तो क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। तो यहां से क्या होगा, फोकस बिंदु F से, इस फोकस बिंदु F से यहां से प्रकाश की किरणों का परावर्तन इस प्रकार से करता है। ठीक है। अरे यहां पे इधर क्या होगा कि अवतल दर्पण फोकस बिंदु F से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके भेज देता है। ये प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण अनंत से, चाहे कहीं से भी आओ, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अनंत से प्रकाश की किरण उत्तल या अवतल दर्पणों पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह वास्तव में गुजर हमको दिखेगी नहीं, लेकिन एक गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। कि कहाँ से गुजरती प्रतीत हो रही है, फोकस बिंदु F से गुजरती प्रतीत हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस बिंदु F से वास्तव में गुजर रही है। तो पहला नियम समझ में आया। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नियम नंबर फर्स्ट क्या है, इसको लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण अनंत से उत्तल या अवतल दर्पणों पर आपतित होती है तो
परावर्तन के, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजरती हुई प्रतीत होती है या गुजर जाती है। ये हमारा क्या है, पेस्ट नियम है। पेस्ट नियम क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश किरणानंद से किसी उत्तल दर्पण पर या अवतल दर्पण आपतित होती है तो वह फोकस बिंदु F से गुजरती प्रतीत होती है या वह गुजर जाती है। ये नियम नंबर फर्स्ट को नोट करो इसको। देखिए ये तो था हमारा नियम नंबर 1। और प्रतिबिंब बनाने का नियम नंबर 2 देखो। हम प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे आपको, है ना, उसमें इन नियमों का उपयोग होगा। नियम नंबर 2 देखो। नियम नंबर 2 में है कि वही दर्पण बनाएंगे अपन, चाहे उत्तल बना लो पहले चाहे अवतल बना लो। अब की बार में है ना जो दर्पण अवतल पहले बना रहा हूं। जैसे ये दर्पण बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने अवतल दर्पण, और इधर मैंने बनाया इस तरीके से। इधर बनाया मैंने, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 2 दर्पण बनाए मैंने। इधर से एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। नाम लिखना है आपको साथ में, 2-4 बार आप लोग नाम लिखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मुख्य अक्ष, ये भी हमारा मुख्य अक्ष है। और नियम नंबर 2 ये कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये इसको बोलेंगे फोकस बिंदु F, इसका एक काल्पनिक फोकस बिंदु F इधर होता है, इसका एक फोकस बिंदु F इधर होता है, इसका एक फोकस बिंदु F इधर होता है। एक वास्तविक फोकस बिंदु और एक काल्पनिक फोकस बिंदु। नियम नंबर 2 नियम नंबर 1 का उल्टा है। उल्टा कैसे कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से किसी दर्पण पर आपतित होती है, अगर वो उत्तल दर्पण पर आपतित होगी फोकस बिंदु F से, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 1 में क्या हो रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अनंत से आती है मुख्य अक्ष समांतर, और परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। नियम नंबर 1 में पढ़ा था। नियम नंबर 2 में क्या पढ़ रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वैसा ही यहाँ पे होगा। ये दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण इधर से आएगी, इधर से फोकस बिंदु F से लाए थे तो फोकस बिंदु F से यहाँ पे लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे, एक तो फोकस बिंदु बाहर की ओर है और एक फोकस बिंदु यहाँ पे, तो फोकस बिंदु F से यहाँ से इधर इस प्रकार से लेकर के आएंगे। ये कि वास्तव में एक आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है कि फोकस बिंदु F पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन होगा तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में तो इस प्रकार से होता है और अवतल दर्पण में इस प्रकार से होता है। दोनों कंडीशन आप लोग ध्यान रखोगे। लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे इस जगह पे। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से दर्पणों पर आपतित होती है
आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु फोकस बिंदु से आ रही है ना, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह है हमारा नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 का उल्टा, अवतल दर्पण होगा, फोकस बिंदु F से आएगी वास्तव में और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फोकस बिंदु F पे आपतित होती प्रतीत होगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान रखना है इसका फर्स्ट का और सेकंड का, ठीक है। वैसे 4 नियम है, 2 मैंने आपको बता दिए।